तो स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीएस में। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर NCERT क्लास 7 की चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर नंबर 2 तक कवर करवाती है। आइए 3rd नंबर चैप्टर देखते हैं। इसमें 3rd नंबर चैप्टर में है कि दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में दिल्ली में क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में देखते हैं। जो हमने अध्याय 2 में ऑलरेडी कवर किए हैं कि कावेरी नदी के डेल्टा के क्षेत्र में बड़े राज्य का राज केंद्र बन गया था। और उस समय गौर किए होंगे कि कोई भी क्षेत्र राज्य जिसका जिक्र राजधानी के रूप में दिल्ली में नहीं था। और इसके बाद दिल्ली 12वीं शताब्दी के आसपास बहुत महत्वपूर्ण वाणिज्य सेंटर था, बहुत महत्वपूर्ण सेंटर बना था। उसके बाद तालिका 1 में देखेंगे, ये तालिका 1 है। उसमें दिल्ली के कुछ शासक हुए आरंभ में। अंगपाल जो तोमर के थे, जो आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 से लेकर थे। तोमर जो अंगपाल थे 1130 से लेकर 1145 तक। चौहान 1165 से लेकर 1192 तक, जिसमें पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक। उसके बाद तुर्कों का आगमन हुआ। तुर्कों के बाद खिलजी आया, खिलजी के बाद तुगलक आया, तुगलक के बाद सैयद आया, सैयद के बाद लोदी आया। ऐसे क्रमबद्ध दिल्ली का सुल्तानत चलते रहा। तो यहाँ देखते हैं कि पहले जब तोमर राजपूत के काल में दिल्ली का साम्राज्य मतलब साम्राज्य की राजधानी बना। 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहान, जिसको चाहमान भी कहते थे, उसने परास्त किया। और तोमर और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली के वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इसी चौहान के से आते थे पृथ्वीराज चौहान। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन परिवार रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। और यहाँ दिल्ली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल गया था। और उसके बाद जो जिस इलाका में आज हम दिल्ली देखते हैं, ये एक दिल्ली का इलाका है। इसमें देखते हैं यमुना नदी है, तुगलकाबाद हो गया, आदिलाबाद हो गया, फिरोसा कोटला हो गया, फिरोजाबाद हो गया, हौज खास हो गया, शाहजहांनाबाद हो गया, दिल्ली कुन्हान हो गया, कुतुब मीनार, हाइज सुल्तानी हो गया। ये सब दिल्ली पर राज किए थे। उस समय दिल्ली के शासक थे। अब देखते सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास तारीख एक वचन है, जो तवारीख बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे जाते थे। उस समय सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा किस में लिखा जाता था? फारसी में। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्यायसंगत शासन के में महत्व पर बल देते थे। और नया चक्र क्या है? 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुतवीर लिखा था, राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता था। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। वेतन आता था किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है कि जब राजा न्याय और ईमानदारी प्रशासन को बढ़ावा दे। ये किसने लिखा था? 13वीं शताब्दी में इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुतवीर ने। कुछ और बातों पर ध्यान रखेंगे कि तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में। गांव में ये शायद ही कभी कभी रहते थे। दूसरा नंबर है, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आस में लिखते थे। तीसरा नंबर, ये लेखक अक्सर शासकों की
जमशील अधिकार और लिंग भेदन पर आधारित आदर्श साम्राज्य व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग में इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। ये 1236 में जब रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी, तब इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार कर लिया, ये भी स्वीकार किया था कि रजिया बहुत योग्य शासक है, जो उसके दोनों भाइयों से बहुत योग्य शासक है। फिर भी वो मान्यता नहीं दे पा रही थी कि रानी की, और दरबारियों भी उसके स्वतंत्र शासक से प्रसन्न नहीं था। इसलिए अंततः 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया, कुछ कॉन्स्पिरेसी के कारण। रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज में के विचार में लिखते हैं, तो देखते हैं क्या लिखा है। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए। रानी शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध आ जाता है कि इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में इसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों में से उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय ककातिया वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी ने किसी समय रुद्रमा देवी 1262 से 1289 तक के व्यवहार से रजिया का दुर्व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था और महिला शासक बनी थी। कश्मीर की रानी दित्ता, जो 980 से लेकर 1003 तक, उसका नाम दीदी मतलब बड़ी बहन से निकला। जाहिर है कि प्रजा ने उसे अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। ये था रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा सा। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन के बारे में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समयकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशंसकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों के सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में दबंगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। उस समय गुलाम को बेटों से बढ़कर भी गुलाम को माना जाता था। सुल्तानों की सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। विद्वानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होता था। खिलजी तुगलक शासक बंदागन का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्गों के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोग को सेनापति सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों पर और संरक्षणों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच
टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्गों के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानतों की आलोचना भी की है। थोड़ा सा देखते सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल जो शराब बनाने और बेचने वाला होता था, फिरोज हजाम नामक नाई और मानका तबका नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों के ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान की राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया था। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानियों के भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किए। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार और मुफ्ती कहा जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोग पर काबू करने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इन बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज द्वारा निर्धारित कर वसूलों और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज अपने नियंत्रण में ले लिया और स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं भी उन्हें कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया था, जो सामंतों से कर का अधिकार छीना था। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे और उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज के लगभग 50% होता था, मवेशियों पर तथा घरों पर। जो याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप में काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के बाहर था, जो दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया, ताकि यह गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं असक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, फिर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सिनिया, जो आधुनिक उज्बेकिस्तान है, पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनों
शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे पड़ गए और इसके मजबूर होकर दोनों सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी और इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। थोड़ा सा देखते हैं सरदारों उनके किलेबंदी के बारे में। अफ्रीका देश मोरक्को के 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता, जो मोरक्को से आए थे 14वीं शताब्दी में भारत, इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों के में किलाबंदी बनाकर रहते थे। कभी कभी बांसों के झुरमुटों में। भारत में बांस पोल नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता था। इसके अलग अलग हिस्से आपस में एक तरह से गुत्थे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीन नाम देते थे। इन दीवार के घेरे में उनकी मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी की उपलब्धता रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए जाते थे, औजारों से बांसों को काट डालते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के सल्तनत देखते हैं। जो तालिका 1 में देखेंगे, तुगलक वंश 1526 के बाद तक दिल्ली और आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज रहता है। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। इनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे थे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल था, सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जो 1530 से 1540 तक और 55 से 56 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना राजवंश स्थापित किया। सूर वंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों से अपनाकर उन्हें भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य की समेकित किया तो उन्हें अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 3 और जल्द ही चैप्टर नंबर 4 लेकर आए।